बात कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस क्या होता है और इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ट्रायल बैलेंस होती क्या चीज़ है। देखिए, ट्रायल बैलेंस एक्चुअली एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। ये कोई अकाउंट नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट होता है। ये कब बनाया जाता है? तो जनरली ये लेजर के फॉर्म होने के बाद बनता है, ठीक है। आपने पहले बनाया जनरल, जनरल से बना लेजर, और लेजर के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक। क्योंकि यहाँ ट्रायल बैलेंस बनाने में लेजर के बैलेंसेस की मदद ली जाती है, इसलिए ये लेजर के बाद ही बनाया जाता है। उससे पहले तो हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि उसके पहले उसके बैलेंस ही मौजूद नहीं होंगे। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो यहाँ जनरली लेजर के बाद ही ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो यार किस डेट को बना सकते हैं? तो ये किसी भी आप कभी भी बना सकते हो। आप चाहो तो साल के किसी पर्टिकुलर टाइम पे बना दो। जैसे मान के चलिए हम लोग का टाइम पीरियड है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये आप कब बना सकते हो, या जब आपकी मर्जी है तब बना सकते हो। चाहे तो आप अभी यहाँ बना लो, मतलब मान के चलो आप 1 अक्टूबर को बना लो, चाहे तो आप 1 दिसंबर को बना लो, चाहे तो आप 31 मार्च को ही बनाओ। ये आप पे डिपेंड करता है, आप कभी भी ट्रायल बैलेंस को बना सकते हो। तो अब सवाल पैदा होता है हम ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं? तो ट्रायल बैलेंस जनरली हम बनाते हैं, हमारे अभी तक जो हमने काम किया है, मतलब लेजर में जनरल में हमने रिकॉर्डिंग करी, लेजर में पोस्टिंग करी, तो ये सब चीज़ें सही है या नहीं ये चेक करने के लिए, मतलब ये एक चेक पॉइंट होता है। ट्रायल बैलेंस चेक पॉइंट होता है, इस वजह से हम इन्हें फाइनल स्टेटमेंट के पहले बनाते हैं, ठीक है। कोई भी फाइनल स्टेटमेंट बनाने से पहले, जैसे बैलेंस शीट या फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसे बनाने से पहले हम ट्रायल बैलेंस को बना के ये टैली करते हैं कि अभी तक हमने जो चीज़ें करी हैं, दैट इज यहाँ रिकॉर्डिंग करी, पोस्टिंग करी, वो चीज़ सही करी भी है या नहीं करी है। क्लियर हो रहा है? तो इससे हमारा क्या होता है, एक चेकिंग हो जाती है। हमारी जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी और दूसरी चीज़ें हैं वो हमें पता चल जाती हैं कि हाँ ठीक है कि नहीं है। और हमें कुछ अगर एरर होते हैं, कुछ ओमिशन या कुछ भी कोई गलती होती है, तो हमें उसका आइडिया लग जाता है, तो उसे हम यही सुधार लेते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो काफ़ी हद तक सही बनता है। तो यहाँ मैंने एक वर्ड यूज़ करा काफ़ी हद तक, तो इसका मतलब क्या बिल्कुल सही नहीं हो सकता? नहीं यार, बिल्कुल सही नहीं हो सकता। ट्रायल बैलेंस 100% एक्यूरेसी नहीं देता आपको, ठीक। ये कितना दे सकता है? तो ये 50 to 60% एक्यूरेसी दे देता है आपको। हाँ, आपको एक मोटे मोटे हिंट दे देता है कि कोई बड़ी गलती होगी, या आपको 50-60% कुछ जो भी एरर होगा वो आपको आराम से ये बता देगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो ये होता है पूरी तरीके से ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस को किस तरीके से बनाते हैं, क्या उसका मेथड होता है, वो सब हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको एक शॉर्ट अभी इंट्रोडक्शन दे दिया, तो आइए मैं आपको एक शॉर्ट में ट्रायल बैलेंस बनाकर दिखा देता हूँ कि होता कैसा है, ताकि आपको एक रफ आइडिया आ जाए। इसके बाद एक प्रॉपर फॉर्मेट वाला ट्रायल बैलेंस हमें करना ही है। तो देखिए, यहाँ जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैश बैलेंस 60, डेटर बैलेंस 40, कैपिटल बैलेंस 35, क्रेडिटर बैलेंस 65। तो आपको पता है इन दोनों का तो डेबिट बैलेंस होता है, इन दोनों का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे बैलेंसिंग की जब बात आएगी तो सारे असेट और सारे एक्सपेंस, मैंने आपको इसके पहले जब अगर आपने जनरल एंट्री इन 5 मिनट्स देखा हो तो मैंने आपको एक अमेरिकन अप्रोच सिखाया था। उसमें मैंने आपको हर ऐसे सारे अकाउंट्स को 5 हिस्सों में बांट के दिखाया था, असेट, एक्सपेंस या ऑब्लिक लॉस, फिर कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, रेवेन्यू या फिर गेन। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों का बैलेंस डेबिट होता है और इन तीनों का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्योंकि ये बढ़ते हैं तो क्या होता है डेबिट, और जब ये कम होते हैं तब होता है क्रेडिट, ठीक है। तो इसलिए इनका डेबिट जहाँ जो जब ये बढ़ते हैं, जब ये बढ़ता है तो क्रेडिट। तो देखिए, इनका डेबिट बैलेंस होता है, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है ना। जब ये बढ़ते हैं तो डेबिट रहते हैं और ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो जिस चीज़ में ये बढ़ते हैं वही इनका बैलेंस कहलाने लगता है, ठीक है। तो एसेट एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, कैपिटल लायबिलिटी और इनकम रेवेन्यू गेन का क्रेडिट बैलेंस, ये भी आपको क्वेश्चन में बहुत काम आने वाली है ये चीज़, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसको एक मैंने शॉर्ट में आपको ट्रायल बैलेंस बनाकर दिखा देता हूँ, रफ ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। मैंने आपको बताया ये स्टेटमेंट फॉर्म में होता है, ठीक है, अकाउंट फॉर्म में तो होता नहीं है। तो यहाँ मान के चलिए, यहाँ हम लिख देंगे सारे अकाउंट्स के नाम, ठीक। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर देखिए, कैश कितना है 60, फिर आपका डेटर कितना है 40, कैपिटल कितना है 35 और क्रेडिटर कितने हैं आपके 65। जब मैंने यहाँ पर टोटल किया तो 100 आ गया, यहाँ पर टोटल किया तो 100 आ गया। इसका मतलब क्या है कि अभी तक जो मैं एंट्री करते आ रहा था जनरल में और लेजर में, वो सारी एंट्री सही है, क्योंकि यहाँ पर देख लिए ये दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे होते तो इसका मतलब मैंने कुछ गड़बड़ किया होता। तो वही चीज़ हमें पता चल जाती है। जैसे मान के चलो डेटर यहाँ पर 40 की जगह होता है 30, तो यहाँ पर मेरा 90 आ जाता और ये इक्वल नहीं होते। तो यहाँ से मुझे ये चीज़ क्लियर हो जाती कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब वो कहाँ गड़बड़ है तो मैं आराम से यहाँ से
यहाँ पे पता कर लेता। ठीक, तो ये इस तरीके से इस तरह हमें हेल्प करता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये एक रफ आइडिया आ गया होगा। तो आइए इसके देख लेते हैं अब इसके फीचर्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स को। ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है। तो यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करता है। अर्थमेटिक एक्यूरेसी मतलब कि यार आपने जो प्लस माइनस कैलकुलेशन जो भी चीज़ करी है वो सही है या फिर सही नहीं, ये चीज़ चेक करता है। क्लियर हो रहा है। और क्या होता है, लोकेटिंग द एरर्स इन कास्टिंग, कि यार आपने जो जर्नल में एंट्रीज करी हैं वो सही भी है कि नहीं है, उसको लोकेट करने में, उन एरर्स को पता करने में ये हेल्प करता है। तीसरी चीज़ है लोकेटिंग द एरर्स ऑफ पोस्टिंग, कि यार आपने देखो जर्नल में तो एंट्री कर ली, जर्नल में तो चलो चेक कर लिया, हाँ वैसे ही हो गया। उसके बाद लेजर में जो पोस्टिंग करी है उसमें तो कुछ फॉल्ट नहीं आ गया, उसमें तो कुछ एरर नहीं आ गया, उसे चेक करने में ये मदद करता है। ठीक, इसके बाद लोकेटिंग द एरर्स ऑफ बैलेंसिंग। अब यार देखो आपने जो लेजर बनाया उस पर जो बैलेंसिंग की, ये कैरी डाउन वगैरह जो होता है बैलेंसिंग आप करते हो, तो वो सही भी किया कि नहीं किया उसका भी एक आइडिया आपको मोटा मोटा आइडिया दे देता है। ठीक, इसके बाद टेस्ट ऑफ एडरेंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब यार देखो इसका मतलब ये है कि क्या आपने जो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया है, डबल एंट्री सिस्टम मतलब कुछ चीज़ डेबिट हो रही है तो कुछ चीज़ क्रेडिट भी होगी। ठीक है, ये चीज़ आपने फॉलो करी भी है या नहीं फॉलो करी है, और अगर फॉलो करी है तो अच्छे से फॉलो करी है या कुछ एरर वेरर तो नहीं आ गया, उसे ये चेक करने में मदद करता है। और किस काम में आता है भाई, यूजफुल फॉर कंपैरिजन। देखिए अब होता क्या है, जैसे मान के चलो मैंने 2017 और 2018, ठीक है, इसके पहले बना था 2016-17, ठीक है, ये मेरा पिछले साल का ट्रायल बैलेंस था 2016-17 का, और अब बनाया 2017-18 का ट्रायल बैलेंस। तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस बनाने से मुझे दोनों ट्रायल बैलेंस को मैं आपस में कंपेयर कर पाऊंगा कि यार पिछले बार का कैसा था, इस बार का कैसा है, पिछली बार मेरे डेटर या क्रेडिटर किस तरीके से थे, इस बार मेरे डेटर या क्रेडिटर किस तरीके से है, या मेरा अमाउंट बढ़ा है कि घटा है, उस तरीके से मैं अलग अलग चीज़ों को कंपेयर कर पाऊंगा। तो ये इसके होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो यार देखो सबसे पहली बात तो ये एक स्टेटमेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये स्टेटमेंट होता है, ये कोई अकाउंट तो होता नहीं है। स्टेटमेंट मतलब कि सीधे सीधे ऐसा आप यहाँ पर अकाउंट के नाम लिखोगे, ये डेबिट साइड लिख दोगे, ये क्रेडिट साइड, ऐसा स्टेटमेंट। अकाउंट के फॉर्म में ये नहीं होता, यहाँ कोई एंट्री वगैरह नहीं होती। यहाँ सिर्फ जो जनरली स्टेटमेंट समझते हो आप कि एक लिस्ट बना ली हम लोगों ने, उस लिस्ट में नाम लिख दिया, उसी को स्टेटमेंट कहा जाता है। जैसे कि कभी आपने अटेंडेंस आप लेते होगे, स्कूल में देखा होगा या कॉलेज में देखा होगा, जब अटेंडेंस लेते हो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, रवि प्रेजेंट या एब्सेंट, तो प्रेजेंट पे टिक हो गया। ठीक है, ऐसे तरीके से हमने लिख दिया धोनी, तो प्रेजेंट या एब्सेंट तो प्रेजेंट, इस तरीके से अब उसी वो स्टेटमेंट फॉर्म होता है, लिस्ट फॉर्म होता है, उसी को हम स्टेटमेंट फॉर्म या लिस्ट फॉर्म कहते हैं। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे फीचर हम समझ गए कि स्टेटमेंट फॉर्म में होता है। दूसरा ये स्पेसिफिक डेट को बनता है। स्पेसिफिक डेट मतलब देखिए ये कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए नहीं बन सकता। ठीक, जैसे कि ऐसा नहीं हो सकता ये पूरे मार्च का बन जाए। जनरली हम अकाउंट्स देखते हैं ना, अकाउंट्स पूरे मार्च के होते हैं, पूरे अप्रैल के होते हैं, या पूरे साल के अकाउंट्स होते हैं। बट जो ट्रायल बैलेंस होता है वो पर्टिकुलर एक डेट का ही होता है। जैसे मान के चलिए मुझे ट्रायल बैलेंस बनाना है तो मैं 1 अक्टूबर को बना सकता हूँ या 1 दिसंबर को बना सकता हूँ। ठीक है, अभी तक जितनी एंट्रीज हो गई हैं लेजर में, अभी तक जितनी पोस्टिंग हो गई हैं, उसके बेसिस पे इस तारीख को मैं बनाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पूरे के पूरे अक्टूबर के लिए एक ट्रायल बैलेंस बनाऊं कि पूरे अक्टूबर के ड्यूरेशन का ट्रायल बैलेंस, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी तक का ट्रायल बैलेंस हो सकता है, इस दौरान का ट्रायल बैलेंस नहीं होता। ठीक है, अभी तक जितनी एंट्रीज हो गई उस डेट को, तो यहाँ पे अक्टूबर का हुआ तो यहाँ 1 सितंबर तक, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 1 सितंबर तक के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उन सबका ट्रायल बैलेंस यहाँ 1 सितंबर को बन जाएगा। ठीक, तो ये एक स्पेसिफिक डेट पे बनता है। अब वो स्पेसिफिक डेट आप अपने हिसाब से तय कर सकते हो, वो कोई भी तारीख आप रख सकते हो। जब भी आपको ऐसा लगे कि यार कुछ एरर होने वाला है या कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है, आपको मन लग रहा है कि हाँ यार चेक कर लेते हैं एक बार, तो आप ट्रायल बैलेंस बनाकर चेक कर लो। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। उसके बाद तीसरी चीज इसमें होती है सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका डेबिट और क्रेडिट साइड सेम होना चाहिए। तो ये देखिए इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं आएगा इसका मतलब यही चीज़ तय करेगी कि हमारा ट्रायल बैलेंस जो एक्यूरेसी बताता है उसका पैमाना यही है। मतलब अभी तक हमारी जनरल और लेजर सही है कि नहीं, वो यही चीज़ तय करती है। अगर डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर आ रहे हैं इसका मतलब हमने जो अभी तक किया वो सही है, कोई एरर नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब 110% कुछ ना कुछ एरर तो है ही। तो क्या ये बराबर आ गया इसका मतलब सब कुछ सही है? तो मैंने आपको बताया था कि सब कुछ सही नहीं हो सकता। 50-60% ये चीज़ बताता है, 50-60% ये आपका एरर बता सकता है। हाँ, अगर ये सही आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि 50-60% तो सही है, बट हो सकता है यार कुछ और भी एरर हो जो ये डिटेक्ट नहीं कर सकता। बहुत सारे एरर ऐसे हैं जो ये डिटेक्ट नहीं कर पाता। वो कौन से एरर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो अब यही चीज़ है कि अगर ये इक्वल नहीं आ रहा तो 110% कोई ना कोई दिक्कत तो है।
हाँ, अब एरर अगर बराबर आ गया, ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि हाँ 50-60% तो ठीक है। थोड़ी बहुत कुछ गलती होंगी तो अगर अब वो तो भाई ढंग से चेक करने भी पता चलेगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट पहलू है, अगर यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पूरा ट्रायल बैलेंस इसी चीज़ पर टिका हुआ है। और एक और फीचर है कि ये सिर्फ अर्थमेटिक एक्यूरेसी बताता है। भाई अर्थमेटिक एक्यूरेसी वही, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्लस माइनस सही करा है कि नहीं करा आपने। तो मेरे ख्याल से आपको ऑब्जेक्टिव और फीचर्स भी समझ में आ चुके होंगे। अभी तक हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आने लगेगा। भाई थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थ्योरी डिस्कस भी कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मेट की। तो इसका फॉर्मेट बहुत आसान है, देख लीजिए आप। ये होता है, ऊपर लिखते हैं ट्रायल बैलेंस एज ऑन। अब एज ऑन यहाँ पर आएगा कोई पर्टिकुलर डेट, जैसे मान के चलिए 1 दिसंबर, 1 फरवरी, इस तरीके से कोई पर्टिकुलर डेट यहाँ पर आएगी कि यार ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं अपन, किस तारीख को बना रहे हैं। अभी मैंने डिस्कस किया आपको कि कोई स्पेसिफिक डेट पे बनाया जाता है, तो यहाँ पर वो स्पेसिफिक डेट मेंशन होगी। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आएगा लेजर अकाउंट, जैसे हमने शुरू में ही देखा कि कैश कैपिटल इस तरीके से आएगा। लेजर फोलियो, अब देखिए हम जो बैलेंस उठाते हैं वो लेजर से ही उठाते हैं, लेजर के अकाउंट से उठाते हैं। तो लेजर का वो अकाउंट, मान के चलो यहाँ पर मैं कैश अकाउंट लिखता हूँ, तो वो कैश अकाउंट लेजर के किस पेज नंबर पे वो यहाँ लिखा जाता है। फिर उसका डेबिट अमाउंट है कि क्रेडिट अमाउंट है वो चेक करा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि असेट के और एक्सपेंस लॉसेस के डेबिट अमाउंट होता है, और आपका इनकम रेवेन्यू गेन और कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक, ये एक जनरल बैलेंस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सीधे सीधे आपको अमाउंट दिया हो कभी कि यार कैपिटल इज इक्वल टू 1000, तब आप कंफ्यूज हो गए क्या इसका क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है। तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि इसका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक, लेकिन अब क्वेश्चन में अगर कोई स्पेसिफिक दे दिया गया कि यार आपका जो कैश का डेबिट बैलेंस, सॉरी क्रेडिट बैलेंस ही है, ठीक, ओवरड्राफ्ट मतलब, तब आपको तो क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। ये उस कंडीशन में आपको बता रहा हूँ जब आपको सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ अमाउंट दे के रखा हो। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी ना देके रखा हो, सिर्फ नॉर्मल एक अमाउंट देके रखा हो। वो क्वेश्चन हम जब करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक, मैंने आपको पहले बस एक हिंट दे दिया आपको यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो फॉर्मेट है वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यहाँ नीचे ग्रैंड टोटल आता है, जैसे हमने क्वेश्चन में शुरुआत में देखा था। ठीक है, 100 उसका टोटल आ रहा था। तो देखिए इसके बाद कौन से बैलेंस से हमको ये ट्रायल बैलेंस बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, कौन से मेथड से, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए हम मेथड यूज़ करेंगे बैलेंस मेथड। ठीक है, इसके अलावा एक मेथड और होता है टोटल मेथड, बट वो आपके सिलेबस में है नहीं तो उसे हम यूज़ भी नहीं करेंगे। यहाँ मैं आपको बैलेंस मेथड बता दे रहा हूँ। अब बैलेंस मेथड किस तरीके से होगा, देखिए आपने देखा कि हम लोग लेजर अभी तक बनाते आ रहे हैं, जैसे कैश अकाउंट, इस तरीके से हम लेजर बनाते आते हैं। यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं अमाउंट, यहाँ पर कुछ लिखते हैं अमाउंट, मान के लिए 60 40। ठीक है, तो टोटल इसका 100 हो गया, और यहाँ पर है सिर्फ 30। तो यहाँ पर आप क्या लिख देते हो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 70। तो यहाँ से क्या चीज़ क्लियर हो गई कि भैया इसका डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड इसका बड़ा है तो इसका डेबिट बैलेंस हो गया। तो कितना डेबिट बैलेंस है इसका, 70। ये चीज़ तो क्लियर है ना भाई। कैरेट डाउन जहाँ लिखा जाता है उसका मतलब यही है कि ये चीज़ तो छोटी होगी, तभी तो कैरेट डाउन यहाँ पे लिखा हम लोगों ने इक्वल करने के लिए। तो इसका डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, तो इस अकाउंट का बैलेंस कैसा है, डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस अमाउंट को उठाते हैं 70 को, और ट्रायल बैलेंस जब हम बनाएंगे, ये डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड है, तो कैश का डेबिट साइड हम लिख देंगे 70। क्लियर हो रहा है, क्योंकि इसका डेबिट साइड ज़्यादा है, 60 + 40 100 है, जबकि ये अकेला 30 था। तो डेबिट साइड ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है, तो 70 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग देंगे कैश अकाउंट डेबिट साइड में 70। क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से ये बैलेंस मेथड होता है। टोटल मेथड क्या होता है, टोटल मेथड में देखो हम लोग क्या करते हैं, ये 70 ना लेकर हम लोग पूरा 100 ले लेते हैं। ठीक, तो वो अभी मैंने सिर्फ उस पर ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत है नहीं, हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो क्यों उसमें इतना डिस्कशन करना। ठीक है, ये आपको CPT या जो फाउंडेशन CA CS CW का होता है उसमें आपको जब आएगा, तब हम जब उसकी कोर्स वीडियो अपलोड करेंगे तब आपको समझा दिया जाएगा। फिलहाल 11th में है नहीं तो हम उस पर ज़्यादा बहस भी नहीं करेंगे। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं, ये बैलेंस मेथड आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा कि यार देखो ये इसका हम बैलेंस चेक करते हैं, इसका बैलेंस कैसा है, डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस को उस तरीके से हम लिख देंगे। तो ये होता है बैलेंस मेथड। अब इसके मेरिट्स क्या क्या है, फायदे क्या क्या है, वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये कन्वीनियंट है, आसानी से बन जाता है। ठीक, तो ये मेरिट ध्यान रखना है किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, टोटल मेथड के कंपैरिजन में हम इस मेरिट और डीमेरिट को देख रहे हैं, ये से ध्यान रखिएगा। तो ये जो थ्योरी है, कभी अगर बाई चांस हो जाए तो आप लिख सको, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो एक ये कन्वीनियंट होता है, दूसरी बात ये साइंटिफिक होता है, तीसरी बात फिगर जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, किसके मुकाबले, टोटल के मुकाबले। जैसे आप देखो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ कितना अमाउंट लिया, 70,
टोटल में हम लोग को 100 लेना पड़ता। तो यहाँ पर जो देखिए फिगर जो है छोटा है ना इसके मुकाबले, तो सेव्स लेबर एंड टाइम। तो देखिए भाई यहाँ पर 70 है, सारे अमाउंट छोटे रहेंगे तो कैलकुलेशन भी कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरा टाइम बच गया, लेबर बच गई, ठीक है। और पांचवी चीज़ क्या है कि यार ये जो अकाउंट्स है उसे मिनिमाइज कर देता है, मतलब कम से कम अकाउंट्स को ये लेता है, क्योंकि इसमें सारे जो क्लोज हो चुके अकाउंट्स वो इंक्लूड नहीं होते, और जो भी अकाउंट का बैलेंस नहीं बचता वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, ये सारे अकाउंट्स को मिनिमाइज कर देता है, उस वजह से भी हमारा लेबर और टाइम बच जाता है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ क्लियर होती जा रही होगी। अब बात कर लेते हैं इसके डीमेरिट्स की। तो यार देखो ये जो इसका मेरिट है, जो इसका फायदा है, वही इसका एक नुकसान भी है, ठीक। कि यार ये हर एक अकाउंट को कंसिडर नहीं करता, इसलिए कभी कभार ये गलत भी हो सकता है, ठीक। टोटल के मुकाबले टोटल हर चीज़ को कंसिडर करता है, बट ये हर चीज़ को कंसिडर नहीं करता, तो ये चीज़ को दिक्कत भी देती है इसी चीज़ में, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ कंसिडर नहीं हुई है तो यार उसमें अगर कुछ गड़बड़ हुई तो क्या होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, क्या उसमें कोई गड़बड़ हुई तो फिर क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका एक नुकसान भी है, फायदा भी है, नुकसान भी। फायदा ये है कि टाइम बच जाता है, नुकसान ये है कि यार अब टाइम बचा रहे हो तो कुछ ना कुछ उसमें भाई आपको घपला हो सकता है, क्या जिस चीज़ को आप छोड़े उसमें ही घपला निकला तो, ठीक है, उसमें ही गड़बड़ निकली तो ये इसका एक डिमेरिट भी है। और क्या है कि इसका एक और डिमेरिट है कि एक्यूरेसी ऑफ जनरल कैन नॉट बी टेस्टेड। अब इससे क्या हो सकता है, देखिए हम जो भी बैलेंस उठाते हैं वो लेजर से उठाते हैं, तो अगर जनरल में कुछ गड़बड़ हुई तो वो यहाँ से आराम से पता नहीं करी जा सकती, उसके लिए हमें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, सीधे तरीके से आराम से नहीं पता कर पाएगा। लेजर का तो ये पता कर लेगा, लेकिन जनरल का ये पता नहीं कर पाएगा। मान के चले जनरल की में कोई एंट्री थी जो हमने जनरल में ही नहीं करी, कोई ऐसी एंट्री जो हम जनरल में करना भूल गए, या कोई एरर है जो जनरल में ही एरर था उसे हमने सुधारा नहीं और पोस्ट कर दिया, तो यार वो तो हम पता कर ही नहीं पाएंगे। तो जनरल एक्यूरेट है कि नहीं वो इससे सीधे तौर से पता नहीं करा जा सकता, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको इसका मेरिट और डीमेरिट भी पता चल गए होंगे। तो आइए अब कुछ एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले देखिए मैंने आपसे बोला था कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो ये क्या क्या चीज़ डिटेक्ट नहीं कर पाता उसकी मैंने एक लिस्ट बना के रखी हुई है, एक बार आप देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए एरर ऑफ ओमिशन इन द ओरिजिनल बुक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका ये डीमेरिट भी था कि यार ओरिजिनल बुक मतलब जनरल, तो जनरल में अगर मान के चलो कोई एरर हो गया, ओमिट ही हो गया, मतलब कि कोई मैंने एंट्री करी ही नहीं, जनरल में ही नहीं करी, तो फिर ये तो भाई हो ही नहीं सकता। तो ये इसको डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये बैलेंस कहाँ से लेता है, ये बैलेंस लेता है लेजर के अकाउंट से, तो ये इसे डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा। उसके बाद ओरिजिनल बुक मतलब जनरल में ही रिकॉर्डिंग गलत की गई हो तो भी ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यार देखो वहीं से जनरल में गलत है तो लेजर में भी गलत पोस्ट हुआ होगा। अब लेजर में भी गलत पोस्ट हुआ है तो ये तो क्या देखेगा, क्या लेजर में ही गलती है, लेजर की गलती को बार बार पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। वो तो फिर हम अपना दिमाग चलाएंगे, भाई जाकर हम फिर जनरल में चेक करेंगे, लेकिन डायरेक्टली ये थोड़ी बता रहा है, डायरेक्टली ये ट्रायल बैलेंस तो बोलेगा भैया लेजर में गलती है, लेजर में गलती है, लेकिन वो तो हम बाद में अपना दिमाग चलाकर चेक करेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन ये सीधे सीधे अगर ओरिजिनल बुक में कुछ गलत रिकॉर्ड होगा तो ये उसे सीधा पॉइंट आउट नहीं कर पाएगा। अब देखिए मान के चलिए कि कोई पोस्टिंग गलत अकाउंट में हो गई। गलत अकाउंट में कैसे, मान के चलो कि यार राम जो हमारा था वो डेटर था, और इस तरीके से हमारा जॉन भी एक डेटर था, ठीक है। जॉन भी हमारा डेटर था, राम भी हमारा डेटर था। तो डेटर आपको पता है डेबिट साइड ही जाता है। तो यहाँ पर देखो हुआ क्या कि 1000 रुपीज़ की पोस्टिंग करनी थी जनरल से लेजर में, तो वो राम के अकाउंट में करनी थी, लेकिन राम के अकाउंट में ना करके हमने किसके अकाउंट में कर दी, जॉन के अकाउंट में कर दी। तो जॉन का अकाउंट डेबिट हो गया 1000 रुपीज़ से। अब मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ क्या चेक करता है, डेबिट और क्रेडिट साइड चेक करता है, इसको बाकी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, कौन सा साइड, कौन सा अकाउंट डेबिट है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट है, इससे कोई लेना देना नहीं। इसका मेन उद्देश्य होता है कि डेबिट साइड बराबर होना चाहिए क्रेडिट साइड के। तो यहाँ पर देखो राम अकाउंट भी डेबिट होता, मतलब इससे डेबिट साइड कितने से बढ़ना चाहिए था, 1000 से, ठीक है। राम अकाउंट को अगर मैं डेबिट करता तो उससे 1000 डेबिट प्लस हो जाता, डेबिट साइड 1000 से बढ़ जाता। तो जॉन को डेबिट करने से भी तो यही चीज़ हो रही है, जो डेबिट साइड है वो 1000 से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ डेबिट साइड में आप देखो तो 1000 तो आ रहा है। तो भाई इसका जो लक्ष्य होता है, आपका जो ट्रायल बैलेंस का लक्ष्य है, वो उसका लक्ष्य बस होता है डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होना। तो यहाँ पर देखो इससे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। अब ट्रायल बैलेंस तो अंधा होता है, उसे इस सबसे मतलब नहीं कि राम डेबिट को बढ़ा रहा है कि जॉन डेबिट को बढ़ा रहा है, उसका लक्ष्य ये है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। तो भाई इसमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, डेबिट तो दोनों साइड, दोनों शर्तों पे, दोनों कंडीशन में हुआ। तो यही चीज़ है जो हमारा ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। भाई गलती तो है लेकिन ये डिटेक्ट नहीं कर पाया। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। फिर एक चीज़ होती है कंपनसेटरी एरर्स। अब ये क्या है देखो आप ध्यान से, वो एग्जाम्पल लेते हैं राम का और जॉन का।
अब देखिए हुआ क्या कि राम भी हमारा डेटर था, जॉन भी हमारा डेटर था। अब राम के अकाउंट को डेबिट करना था 1000 से, ठीक है, लेकिन हमने इसे डेबिट कर दिया 2000 से। ठीक है भाई, गलती है इंसान से हो गई, 2000 से हो गया। और जॉन के अकाउंट में हमने कोई एंट्री करी ही नहीं, हम भूल गए। दो गलती हो गई हमसे। पहली गलती तो ये कि राम के अकाउंट को 1000 से डेबिट करना था, लेकिन हमने कर दिया 2000 से। और जॉन के अकाउंट को भी डेबिट करना था 1000 से, ठीक है, जॉन के अकाउंट को भी 1000 से डेबिट करना था, लेकिन हम वो सब करना भूल ही गए। तो देखिए इससे नेट क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे देखिए डेबिट साइड 2000 से तो बढ़ गया, ठीक है। अगर ईमानदारी से हम सही सही एंट्री करते तो 1000 राम बढ़ाता, 1000 जॉन बढ़ाता, तो इससे भी क्या होता है, डेबिट साइड 2000 से बढ़ जाता। अभी भी तो गलती के बाद भी तो ऐसा ही हो रहा है कि 2000 से डेबिट साइड बढ़ रहा है। तो ट्रायल बैलेंस इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस क्या देखता है भाई, ट्रायल बैलेंस ये देखता है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब इस गलती की वजह से क्या हुआ, कोई फर्क पड़ा क्या ट्रायल बैलेंस की नज़रों में? भाई ट्रायल बैलेंस के लिए तो 2000 होना चाहिए था प्लस डेबिट साइड में, तो दोनों कंडीशनों में हो रहा है वो तो ट्रायल बैलेंस देखो पहचान ही नहीं पाएगा, ठीक है। उसे इससे लेना देना नहीं कि राम के अकाउंट 2000 से बढ़ रहा है कि जॉन का अकाउंट 1000 से नहीं बढ़ रहा है, उससे कोई लेना देना है ही नहीं। उसका मुद्दा क्या है, उसका मेन उद्देश्य क्या है कि डेबिट साइड 2000 से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए तो डेबिट साइड 2000 से बढ़ गया तो बात खत्म, ठीक है। तो इस तरीके जो कंपनसेटरी एरर होते हैं, मतलब एक एरर दूसरे एरर को ढक देता है, तो वो एरर हमारा ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता। अब देखिए एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये भी ये चीज़ डिटेक्ट नहीं कर पाता। प्रिंसिपल में एरर कैसा, वापस वही कंडीशन है कि मान के चलो मैंने एक मशीन या फिर मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, तो यार पता है आपको बिल्डिंग क्या होता है, हमारा असेट होता है, और असेट जब भी बढ़ता है तो होता है डेबिट, ठीक। तो हुआ क्या, मैंने बिल्डिंग खरीदी 1 लाख रुपीज़ की, ठीक, बट मैंने क्या करा, इसको बिल्डिंग के अकाउंट में पोस्ट नहीं करा। मैंने क्या करा, इसकी पोस्टिंग एंड कर दी मैंने परचेज अकाउंट में, ठीक है। जबकि परचेज अकाउंट में कौन सी एंट्री होती है, परचेज अकाउंट में तो गुड्स की एंट्री होती है, वो गुड्स जो हमने रीसेल करने के लिए खरीदे हों। लेकिन हुआ क्या, हम लोगों ने इस 1 लाख रुपए की एंट्री यहाँ पर कर दी। अब आपको पता है कि यार परचेज जब बढ़ता है तो वो भी डेबिट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेबिट बढ़ गया 1 लाख रुपए से, ठीक। तो यहाँ वापस से वही चीज़ है कि ट्रायल बैलेंस को उससे लेना देना नहीं कि आपने कहाँ एंट्री करी, कैसे एंट्री करी। उसका मेन लक्ष्य है कि डेबिट और क्रेडिट जितने से बढ़ने थे उतने से बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए। तो यहाँ पर देखो 1 लाख रुपए से जो आपका डेबिट साइड है वो बढ़ गया, तो ट्रायल बैलेंस का लक्ष्य तो पूरा हो गया भाई, ठीक है, सब सही है। ट्रायल बैलेंस तो बोलते अरे ठीक है भैया जो है सब सही है भाई, 1 लाख से बढ़ गया ना, सब सही है। उसने बोला कि भाई ट्रायल बैलेंस सिर्फ इतना देखता है कि डेबिट साइड 1 लाख से बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है, सब सही, इसके आगे मुझे कोई लेना देना नहीं। अब वो ये थोड़ी देखेगा कि यार ये चीज़ गलत थी भाई, जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग के अकाउंट में जाना चाहिए था, ना कि परचेज के अकाउंट में, उससे कोई भी लेना देना नहीं, तो वो इस चीज़ को भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब बात कर लेते हैं एरर ऑफ ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। अब देखो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल एंट्री या फिर जनरल बुक में अगर हम कोई ओमिशन कर दे, मतलब कि कोई एंट्री को करना भूल जाए, तो भी उसे ये डिटेक्ट नहीं कर पाता। उसी तरीके से अब मान के चलो कोई ऐसी एंट्री है जो लेजर में पहुंची ही नहीं, तो उसे भी फिर ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा भाई। जब ये चीज़ जनरल में अपने लेजर में पहुंची नहीं तो फिर इसे कैसे डिटेक्ट करेगा भाई, डिटेक्ट तो कर ही नहीं पाएगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम छोटा सा एक क्वेश्चन करवा लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए, ये लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मिस्टर मुकेश ट्रेडर्स प्रिपेयर जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। तो आपको जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस आपको यहाँ बनाना है। तो देखिए यहाँ पर जनरल और लेजर तो मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपको आता है, और नहीं आता हो तो इसमें मैं आपको भी बता भी दूंगा, एक बार आप नज़र मार लीजिएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो अभी आप नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इसकी PDF देख लीजिएगा, है ना। आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है उसका जनरल और लेजर सॉल्व मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये मेरा क्वेश्चन था, पूरा ये कुछ एंट्रीज थी। अब यहाँ का क्या करा मैंने, इसकी देखो जनरल एंट्रीज दिखाता हूँ आपको मैं। ये पहली है कि हमने बिजनेस शुरू करा, उसके बाद हमने गुड्स परचेज करे, इस तरीके से पूरी ये एंट्रीज हैं। फिर ये रही हम आगे की एंट्री हमारी, ठीक है, देख लीजिए आप एक बार। मेरे ख्याल से आपने देख ली होगी सारी एंट्रीज, ठीक है। तो ये हमारी सारी एंट्री हो गई। इसका हमने इसका लेजर क्रिएट किया, तो ये हमारा लेजर है, देख लीजिए हमने कैश अकाउंट का लेजर क्रिएट करा है। ये रहा इसका बचा हुआ कैश अकाउंट का बचा हुआ पार्ट। उसके बाद ये रहा आपका कैपिटल अकाउंट का लेजर, देन ये आपका परचेज अकाउंट का लेजर, देन ये आपका सुरेश, देन फिर सेल्स, फिर राहुल, उसके बाद
ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है, ये ड्राइंग्स अकाउंट का लेजर। उसके बाद और देख लीजिए, ये दिलीप का लेजर, फिर डिस्काउंट का लेजर, फिर सैलरीज अकाउंट। मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोग को। और अगर आपको प्रॉपर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो नीचे लिंक देख लीजिएगा, उसमें पूरा आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मैंने इसलिए आप पूरा करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा इससे। अब देखिए, मैं आपको ट्रायल बैलेंस बनाकर दिखा रहा हूँ, उसका ट्रायल बैलेंस किस तरीके से बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका बैलेंसिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो बैलेंसिंग मेथड में हम सिर्फ और सिर्फ इसका बैलेंस यूज़ करेंगे। बैलेंस मतलब देखिए कैसे, कि अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो तो ये मेरा कैश अकाउंट था, ठीक है, ये मेरा कैश अकाउंट था। अब इसका टू बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ रहा है, 50-10। कैरेट डाउन इस साइड है, इसका मतलब इसका डेबिट बैलेंस होगा भाई, ये साइड बड़ा होगा, ये साइड बड़ा होगा, इसी वजह से तो यहाँ पर बैलेंस लिख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए इसका बैलेंस कितना है, क्रेडिट डेबिट बैलेंस 50-10। तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसकी एंट्री कर लेता हूँ, या फिर एंट्री ट्रायल बैलेंस में इसकी रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख दूंगा कैश अकाउंट, ठीक, इसका डेबिट बैलेंस था, कितना था वो, 5010। क्लियर हुआ आप लोगों को। इस तरीके से बाकी अकाउंट भी हम एक एक बार देख लेते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए कैपिटल का हमने देखा, यहाँ पर ये टू बैलेंस कैरी डाउन, ये इसके इस साइड आ रहा था, ठीक, मतलब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, अगर कैरी डाउन इस साइड है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि जिस साइड कैरी डाउन होता है उसके अपोजिट साइड वाला उसकी एंट्री होती है, ठीक है। इस तरीके से परचेस का अकाउंट देख लीजिए। परचेस का अकाउंट में भी यहाँ पर बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिखा आ रहा है। तो बाय ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या होता है, ये बाय बैलेंस कैरेट डाउन ही समझिए आप इसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जितना भी परचेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट में पैसा बचता है वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप इसे अभी ट्रेडिंग अकाउंट ना समझ के बाय बैलेंस कैरेट डाउन ही समझिए, क्योंकि ये पूरा जो डिस्कशन है वो हम फाइनल अकाउंट में करने वाले हैं, ठीक है। तो हाल फिलहाल आप समझिए कि बाय बैलेंस कैरेट डाउन ही लिखा है ये। तो ये कितना है, 39,500। तो ऑब्वियस बात है ये इस साइड है, मतलब कि इसका डेबिट बैलेंस होगा। इस तरीके से सुरेश का अकाउंट है, ठीक। तो सुरेश का अकाउंट देखो, यहाँ पर एक सुरेश के अकाउंट में खास बात है, अगर आप सुरेश के अकाउंट पे ध्यान दो तो यहाँ पर क्या लिखा है, बाय परचेज 9,000, ठीक है। तो हमने परचेज किया होगा सुरेश से कुछ, और सुरेश ने हमने परचेज किया होगा सुरेश से कुछ, तो सुरेश हमारा बन गया होगा क्रेडिटर। तो उसके बाद हमने क्या करा, उसको कैश दे दिया 9,000। तो यहाँ इसका अकाउंट क्लोज हो गया। हमने कुछ सामान खरीदा था तो वो हमारा क्रेडिटर बढ़ गया, उसके बाद हमने पैसे दे दिए तो वापस क्रेडिटर कम हो गया, और ये चीज़ टैली हो गई, मतलब कि ये चीज़ का हिसाब किताब क्लियर हुआ। तो ये सुरेश का अकाउंट यहाँ पर बंद हो गया। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बैलेंसिंग मेथड में जिस चीज़ का अकाउंट क्लोज हो जाता है उस अकाउंट को हम कंसिडर नहीं करते। इसका मतलब ये जो सुरेश अकाउंट है ये हमारे ट्रायल बैलेंस पे नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है। उस तरीके से आप देख लो, आप सेल्स अकाउंट है, इसका भी ये क्या है, टू ट्रेडिंग अकाउंट, मैंने आपको बताया ट्रेडिंग अकाउंट है, इसका मतलब इसको आप समझिए टू बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक। तो ये इस साइड आ रहा है, मतलब इसका होगा क्रेडिट बैलेंस। ध्यान रखिएगा जहां भी कैरेट डाउन है उसका अपोजिट वाला उसका बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर ये साइड आ रहा है तो आपका इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। बात कर लेते हैं राहुल की। देखिए राहुल को भी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, टू सेल्स, इसका मतलब राहुल हमारा डेटर बन गया सेल्स की वजह से, क्योंकि डेबिट हो रहा है। उसके बाद उसने हमें कैश दे दिया तो ये वापस हमारा नलीफाई हो गया, मतलब कि अकाउंट क्लोज हो गया। तो राहुल का अकाउंट भी हमारे ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। फिर देख लेते हैं आगे, ड्राइंग्स को देख लेते हैं। ड्राइंग्स देखिए इस साइड कैरी डाउन है, मतलब इसका डेबिट बैलेंस होगा, ठीक। आगे देखते हैं, दिलीप, देखिए दिलीप को देख लेते हैं। यहाँ पर दिलीप से हमने कुछ परचेस किया होगा 8,500 का, बाद में हमने उसे कैश दे दिया 8,490 का, और हमें डिस्काउंट मिल गया था 10 रुपीज़ का। तो यहाँ इसका दिलीप का अकाउंट भी क्लोज हो गया है, तो इसका भी एंट्री हम नहीं, इसकी भी हम ट्रायल बैलेंस में कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, ट्रायल बैलेंस को नहीं लिखेंगे। बात कर लेते हैं डिस्काउंट अकाउंट। तो देखिए डिस्काउंट अकाउंट क्या होगा, यहाँ पर दिलीप को वजह से डिस्काउंट मिला था, तो वहाँ पर देखिए ये जो डिस्काउंट होता है वो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया। तो वही मैं आपको बताऊँ, ये फाइनल अकाउंट का केस है, ठीक है। तो यहाँ आप टू प्रॉफिट एंड लॉस या टू ट्रेडिंग अकाउंट कहीं भी आए, हाल फिलहाल उसे आप टू बैलेंस कैरी डाउन ही समझिएगा। ये जो भी डिस्कशन है हम जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तब इसे डिस्कस करेंगे। तो ये आप समझिए टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ये डिस्काउंट का क्या है, इस साइड कैरी डाउन हो रहा है, मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस है। सैलरीज अकाउंट है, तो सैलरीज अकाउंट भी देखिए, कैश में हमने सैलरी दी 250 रुपये, और ये ट्रांसफर होगी प्रॉफिट एंड लॉस से, मतलब समझिए टू बैलेंस कैरी डाउन है 250 से, ठीक। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ ध्यान दी कि दिलीप का अकाउंट, ठीक है, दिलीप का अकाउंट, सुरेश का अकाउंट और आपका ये राहुल का अकाउंट, ये दो तीनों अकाउंट हमारे ट्रायल बैलेंस पे नहीं आएंगे। इसके अलावा सारे जो बैलेंस हैं वो आ जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे कैश की तो मैंने आपको एंट्री यहाँ कैश लिख के दिखा दिया था। अब एक एक करके कैपिटल लिख देते हैं। कैपिटल अकाउंट कितना था आपका,
तो ये था 20,000 क्रेडिट साइड था, ठीक है। आप नीचे लिंक पे देख जरूर लीजिएगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, है ना, लेजर अकाउंट को देख लीजिएगा, उस अकाउंट को देख के मैं आपको करवा रहा हूँ, और ऑलरेडी एक बार दिखा तो दिया ही मैंने, ठीक है। इसके बाद हमारा परचेज अकाउंट था, ठीक, परचेज अकाउंट हमारा डेबिट साइड था 39,500। फिर मेरा सेल्स अकाउंट था, ये सेल्स अकाउंट था 25,000 से, ठीक है, ये रिमेनिंग बैलेंस है। इसके बाद था ड्राइंग्स अकाउंट, तो ड्राइंग्स हमारी थी 250 का डेबिट साइड, और हमारा इसके बाद था डिस्काउंट अकाउंट और सैलरी अकाउंट। तो डिस्काउंट हमें मिला था तो ये साइड था 10, और सैलरी हमने खर्च करी थी 250 रुपये। तो यहाँ जब मैं टोटल करूँगा तो ये हो जाएगा 45010, और इसका टोटल भी आ रहा है 45010। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था ये हमारा सही था, कोई भी इसमें एरर नहीं था। हमारा सारा जो लेजर अकाउंट थे और जनरल में जो पोस्टिंग करी थी वो हमें ऐसा लगता है कि हाँ सही है।